जय हिंद मित्रों। आज मैं आप सभी के बीच दूध का दाम जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है उसे सुनाने जा रही हूँ। और इससे पीछे आपने जितनी भी क्लासेज हुई हैं कहानी से संबंधित उन कहानियों को आई थिंक आप क्रम वाइज सुन रहे होंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि लास्ट में इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं प्लस कहानी के जो दोनों एंगल यानी शिल्प प्लस संवेदना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे एनालिसिस करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन का। तो फाइनलाइज होगा 16 जो कहानियां हैं, चुनिंदा कहानियां आपके सेकेंड पेपर में। उन कहानियों का एक साथ जब आप पूरी कहानी को पढ़ लेंगे, फिर जब समराइज किया जाएगा तो आपको कहानी के सार तत्व के साथ उनकी संवेदना और शिल्प और प्लस कौन कौन सी कहानियां मुख्य तौर पे आपको याद रखनी है, जानना चाहिए। कुछ कहानियां गौड़ भी हैं, तो दोनों को लेके आपको चलना है। आज आप सुन रहे हैं दूध का दाम कहानी। दूध का दाम कहानी की शुरुआत होती है कि अब बड़े बड़े शहरों में दाइयां, नर्सें और लेडी डॉक्टर सभी पैदा हो गई हैं, लेकिन देहातों में जच्चे खानों पर अभी तक भंगीनों का ही प्रभुत्व है और निकट भविष्य में इसमें कोई तब्दीली होने की आशा भी नजर नहीं आती। बाबू महेश नाथ अपने गांव के जमींदार थे, शिक्षित थे और जच्चे खानों में सुधार की आवश्यकता को मानते भी थे, लेकिन इनमें जो बाधाएं आती थी उन पर कैसे विजय पाए, ऐसे में क्वेश्चन मार्क था। कोई नर्स देहात में जाने पर राजी ना हुई और बहुत कहने सुनने से राजी भी हुई तो इतनी लंबी चौड़ी फीस मांगी कि बाबू साहब को सिर झुकाकर चले आने के सिवा और कुछ नहीं सूझा। लेडी डॉक्टर के पास जाने को उन्हें हिम्मत नहीं पड़ी। उनकी फीस पूरी करने के लिए तो शायद बाबू साहब को अपनी आधी जायदाद तक बेचनी पड़ती। इसलिए जब 3 कन्याओं के बाद वह चौथा लड़का पैदा हुआ तो फिर वही गूदड़ था और वही गूदड़ की बहू। बच्चे अक्सर रात ही को पैदा होते। एक दिन आधी रात को चपरासी ने गूदड़ के द्वार पर एक ऐसी हाँक लगाई कि पास पड़ोस में सभी जाग गए। लड़की ना थी कि मेरी आवाज से पुकारता, मरी आवाज से पुकारता, तेजी से चिल्लाया। यानी गूदड़ के घर में इस शुभ अवसर के लिए महीनों से तैयारी हो रही थी। भय तो था यही कि फिर बेटी ना हो जाए, नहीं तो वही बाधा 1 रुपए और एक साड़ी मिलकर रह जाएगी। इस विषय में स्त्री पुरुष में कितने ही बार झगड़ा हो चुका था, शर्त लग चुकी थी। स्त्री कहती थी अगर अबकी बेटा ना हो तो मुंह ना दिखाऊं। हाँ हाँ, मुंह नहीं दिखाना, सारे लक्षण बेटे के हैं। और गूदड़ कहता था देख लेना बेटी होगी और बीच खेत बेटी होगी, बेटा निकले तो मूछें मुड़ा लूं। ये मतलब कि पति पत्नी में ये चीजें विवाद होती थी लगातार और सामने वाले घर में हमेशा बच्ची होती थी, है ना, बेटा नहीं होता था। शायद गूदड़ समझता था कि इस तरह अपनी स्त्री में पुत्र कामना को बलवान करके वह बेटी की आवाई के लिए रास्ता साफ कर रहा है। भूंगी बोली अब मूछ मुड़ा ले दाढ़ीदार। कहती थी बेटा होगा, सुनता ही ना था, अपना ही रट लगाया जाता था। मैं आज तेरी मूछें मुड़ूंगी। यानी वो कहती कि आज मैं तेरी मूछें मुड़ूंगी। इसका मतलब ये है कि उसको ये सूचना मिल गई कि नहीं, सामने वाले घर में क्या हुआ है, बेटा हुआ है। और जब ये पता चलता है तो वो उस शुभ अवसर पे जितने दिन से वो तैयारी कर रही थी वो बहुत खुश हुई। और गूदड़ ने कहा अच्छा मुड़, मतलब वो कहती कि अच्छा वो जैसे मुड़ने की बात कही थी तो इसने कहा अच्छा मुड़ा लेना भलीमानस, मुझे क्यों, फिर निकालेंगी ही नहीं, तीसरे दिन देख लेना, फिर ज्यों की त्यों आ जाएंगी, मगर जो कुछ मिलेगा उसमें आधा रख लूंगा, कह देता हूँ। भूंगी ने अंगूठा दिखाया और अपने 3 महीने के बालक को गूदड़ के सुपुर्द कर सिपाही के साथ चल पड़ी। गूदड़ ने पुकारा अरे सुनी तो कहाँ भागी जाती है, मुझे भी बधाई बजाने जाना पड़ेगा, इसे कौन संभालेगा। भूंगी ने दूर ही से कहा इसे वही धरती पर सुला देना, मैं आके दूध पिला जाऊंगी। महेशनाथ के यहाँ अब भी भूंगी की खूब खातिरदारियां होने लगी। सवेरे हरीरा मिलता, दोपहर को पूरिया और हलवा, तीसरे पैर को फिर और रात को फिर, और गूदड़ को भी भरपूर परोसा मिलता, यानी परोसा मिलता था। भूंगी अपने बच्चे को दिन रात में 1-2 बार ज्यादा ना पिला पाती थी, मतलब वो इतना ज्यादा व्यस्त हो गई थी वहां पे कि वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती। और ये सिलसिला 1-2 दिन नहीं बल्कि 12वें दिन भी नहीं बंद हुआ। मालकिन मोटी ताजी देवी थी, पर अब की कुछ ऐसा संयोग कि उन्हें दूध ही नहीं हुआ। 3 लड़कियों के बाद इतने इफरात से दूध होता था कि लड़कियों की बदहजमी तक हो जाती। अब की जब बेटा आया 1 बूंद दूध नहीं हुआ। भूंगी दाई भी थी और दूध पिलाई भी, यानी जो दाई के रूप में भी थी, उसके खुद के एक बच्चे थे, लेकिन वो अपने बच्चे को छोड़कर, है ना,
सामने वाली जो मालकिन थी उनके यहाँ पे जाके दूध पिलाती थी। और इनका खुद का बच्चा अगर आप देखेंगे तो खुद के बच्चे को ये दूध नहीं पिला पाती थी। ये एक विडंबना थी। क्यों? क्योंकि मालकिन के घर हो आप, और जैसा मालकिन कहेंगे आपको वैसा ही काम करना पड़ेगा। मालकिन कहती भूंगी हमारे बच्चे को पाल दे, फिर जब तक जिए बैठी खाती रहना। यानी जो मालकिन थी, वो मालकिन जो थी, तो मालकिन इससे कहती थी कि देखो अभी एक काम करो, तुम्हारे पास अच्छा अवसर मिला, अवसर ये मिला है कि अभी तुम क्या करो, हमारे बच्चे को दूध पिला दो, ठीक है। और अगर तुमने हमारे बच्चे को अभी दूध पिला दिया तो मतलब मैं मालकिन हूँ, मेरे पास पैसे की तो कमी है नहीं, और तुम्हारे पास समस्या क्या है, पैसे की है। यानी कहीं ना कहीं एक सौदेबाजी। लेकिन दिक्कत ये थी कि भूमि को जब ये कहती है तो भूमि के तो आप देखते हैं कि खुद के, यानी उसका खुद का एक बेटा है और भूख के मारा वो बेटा तड़प रहा है। और भूंगी का लाडला ऊपर का दूध हजम न कर सकने के कारण बार बार उल्टी करता और दिन दिन ब दिन वो दुबला होता जाता था। भूंगी कहती बहू जी मुंडन में चूड़े लूंगी, कह देती हूँ। बहू जी उत्तर देती हाँ हाँ चूड़े ले लेना, धमकाती क्यों, चांदी की नेगी तक लेना और सोने की भी ले लेना। वाह बहू जी, चांदी के चूड़े पहने के किसे मुंह दुखाऊंगी और किसकी हंसी होगी, अच्छा सोने का लेना भाई, कह तो दिया। यानी मालकिन उसको एक एक बार समझा रही है कि चांदी का नहीं तुम सोने का ले लेना, अभी क्या करो कि हमारे बच्चे को तुम दूध पिला दो। वो और ब्याह में कहती है, फिर वो अब भूंगी यहाँ पे है ना, एक लालच भी इंसान के अंदर आ जाती है। भूंगी जो रहती है, अब उसे अपने बेटे की बात की जाए ना तो बेटा उस समय नहीं याद आता कि हमारे पास भी क्या एक बेटा है और बेटों को भी दूध चाहिए। ये क्या करती है, जो मालकिन का बेटा रहता है ना, मालकिन की सौदेबाजी कर ली है, तो सौदेबाजी के चक्कर में ये मालकिन के बेटे को पूरा पिलाने के उसमें रहती है। और ये लगातार उनसे मांगती है कि इस बार हमको चूड़ा चाहिए, आगे चूड़ा के अलावा और भी कुछ चाहिए, सोने के चाहिए। ये बराबर ये अपनी बातें कहती रहती है। लेकिन देखिए कहानी में आगे क्या होता है कि घर में मालकिन के बाद भूमि का राज था। यानी आज मालकिन है, मालकिन के बाद ये, क्यों? क्योंकि अभी बेटा छोटा है ना, बेटे को बड़ा करना है। अब इस तरीके से होता क्या था, महरिया महराजी नौकर चाकर सब उसका रोब मानते थे। अभी वो रोबदार थी क्योंकि वो दूध पिलाती थी। यहाँ तक कि खुद बहू जी भी उससे दब जाती थी कभी कभी। एक बार तो उसने महेशनाथ को भी डांट दिया, हंसकर टाल गए। बात चली थी भंगियों की। महेशनाथ ने कहा था दुनिया में और चाहे जो कुछ हो जाए भंगी भंगी ही रहेंगे, इन्हें आदमी बनाना कठिन है। इस पर भूंगी ने कहा था मालिक भंगी तो बड़े बड़े, मतलब वो कहती है क्योंकि भूंगी को इसी को तो कह रहे हैं ना, भूंगी को जो मालिक है वो कह रहे हैं इस तरीके से। तो भूंगी जो है वो कहती है कि भंगी तो बड़ों बड़ों को आदमी बनाते हैं, उन्हें कोई क्या आदमी बनाएगा। यह गुस्ताखी किसके किसी दूसरे अवसर पर भला भूंगी के सिर के बाल बच सकते थे, लेकिन आज बाबू साहब ठठाकर हंसे और बोले भूंगी बात बड़े फतेह की कहती। क्यों आज महेश बाबू जो थे वो इस तरीके से हंस के उड़ा दिए, क्योंकि आज उनको काम है। यही स्थिति जब विपरीत होगी ना तो फिर देखिएगा कि कैसे ये कहती है और इसकी स्थिति क्या होती है। भूमि का शासनकाल साल भर से आगे न चल सका। देवताओं ने बालक के भंगिन का दूध पीने पर आपत्ति की। मोटेराम शास्त्री तो प्रायश्चित का प्रस्ताव कर बैठे। दूध तो छुड़ा दिया गया लेकिन प्रायश्चित की बात हंसी में उड़ गई। महेशनाथ ने फटकार कर कहा प्रायश्चित की खूब कही शास्त्री जी, कल तक उसी भंगिन का खून पीकर पला, अब उसमें छूत घुस गई, वाह रे आपका धर्म। यानी देखिए इसमें एक विडंबना भी है कि एक बच्चा है ना, अब धर्म के नाम पे उसको साइड किया जा रहा। यानी कल की यही जो थी भूंगी, इससे ये बेटा पिया दूध और इसी से बड़ा हो रहा है। आज शास्त्री जी वो आए हैं और धर्म की दुहाई देने। वो तो अच्छी बात है कि महेशनाथ जी ने इन पे हंसी करके उड़ा दी कि वाह रे आपका धर्म। आपके धर्म की बात की जाए तो आपका धर्म क्या बच्चे के उससे भी बहुत बड़ा है, क्योंकि बच्चा बिना दूध के तो बचता नहीं। शास्त्री जी ने सिखा पटक कर बोला वह सत्य है, वह कल तक भंगिन का रक्त पीकर पला, मांस खाकर पला, यह भी सत्य। लेकिन कल की बात कल थी, आज की बात आज है। जगन्नाथपुरी में छूत अछूत सब एक पंगत में खाते हैं, पर यहाँ तो नहीं खा सकते। बीमारी में तो हम भी कपड़े पहने खा लेते हैं, खिचड़ी तक खा लेते हैं बाबूजी, लेकिन अच्छे हो जाने पर नेम धर्म का पालन तो करना ही पड़ता है।
अपधर्म की बात न्यारी है, मतलब अधर्म करोगे तो वो बात न्यारी है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? धर्म बदलता रहता, कभी कुछ, ऐसा वो पूछते हैं। हाँ और क्या, क्यों नहीं बदलता? राजा का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म अलग है, अमीर का धर्म अलग है, गरीब का धर्म अलग है। राजे महाराजे जो चाहे खाए, जिसके साथ चाहे खाए, जिसके साथ चाहे शादी ब्याह करे, उनके लिए कोई बंधन नहीं है। समर्थ पुरुष है, बंधन तो मध्य वालों के लिए। देखिए आपको यहाँ पे एक विडंबना मिली। धर्म के साथ ये शास्त्री महोदय बता रहे कि जो धर्म है वो सबसे ज्यादा किनके साथ चलता है? मध्य वर्ग के साथ। बड़े बड़े लोगों को कोई भी मतलब बंदी से नहीं है। क्यों? उनके किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ खा पी रहे हैं, इनसे कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये लोग सामर्थ्यवान लोग हैं, यानी ये मध्य वर्ग है, हर जगह पे इसी को आप पीसेंगे। यही तो शास्त्री जी का कहना है यहाँ पे। इस तरीके से आगे फिर बात बढ़ती है, इनसे तो वार्तालाप चलती है। प्रायश्चित तो ना हुआ, लेकिन भूंगी को गद्दी से उतरना पड़ा। अभी जो भूंगी को एक तरीके से दाई का वो मिला था, है ना, प्रेम से दूध पिलाना सारा काम उसके, अभी उसको उस गद्दी से उतारा गया। हाँ, दान दक्षिणा इतनी मिली कि वो अकेले ना ले जा सकी और सोने के चूड़े भी दिए गए। एक की जगह दो नई सुंदर साड़ियां मामूली नैन सुख की नहीं जैसी लड़कियों की वार मिली थी। इसी साल प्लेग ने जोर बांधा और गूदड़ पहले ही चपेट में आ गया। यानी क्या हुआ? इसी साल प्लेग आया। प्लेग, और गूदड़ कौन था? गूदड़ उसका पति भूंगी का। तो प्लेग की आप समस्या देखिए कि प्लेग की वजह से क्या होता है कि गूदड़ जो होता है उसका देहांत जो होता है वो पहले ही हो जाता। अब कौन है? यानी इनके खुद के बच्चे भूंगी जो है, भूंगी के पास वही माँ है, उसको वही पाल रही है। भूंगी अकेली रहेगी, पर गृहस्थी ज्यों का त्यों चलती रही। लोग ताक लगाए बैठे थे कि भूंगी अब गई। फला भंगी से बातचीत हुई, फला चौधरी आए, लेकिन भूंगी ना कहीं गई और ना कहीं गई। यहाँ तक कि 5 साल बीत गए और उसका बालक मंगल दुर्बल और सदा रोगी रहने पर भी दौड़ने लगा। यानी अब क्या है, ये जो भूंगी थी, भूंगी का बेटा क्या नाम था? इसका मंगल। अब मंगल भी बड़ा है, लेकिन मंगल की स्थिति क्या है? वो दुर्बल है। यानी कितने भी ये पैसे कमा लियो, लेकिन बेटा क्या है, मंगल क्या है, वो दुर्बल अभी तक है। हुआ क्या? एक दिन भूंगी जो थे, यानी एक दिन बता रही है कि वो दुर्बल ही था। एक दिन भूंगी महेशनाथ के घर का परनाला साफ कर रही थी और महीनों से गलीच जमा था। आंगन में पानी भरा रहने लगा था। परनाले में एक लंबा मोटा बांस डालकर जोर से हिला रही थी। पूरा दाहिना हाथ परनाले के अंदर था कि एकाएक उसने चिल्लाकर हाथ बाहर निकाल लिया और उसी वक्त एक काला सांप परनाले से निकलकर भागा। यानी ये जो थी भूंगी, मंगल की माता, या आप कह सकते हो उनके घर की दाई, ये उन्हीं के घर का नाला साफ कर रही थी। और नाला में उसने पूरा अपना जो हाथ है उसको क्या किया था, अगर ये नाला है तो नाले के अंदर तक डाला था, और अंदर क्या था? सांप था, और सांप ने इसको काट लिया। और काटने के बाद क्या हुआ? भूंगी की आप देखते हैं कि वहीं पे क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती है। अब बचा मंगल। सबसे बड़ी समस्या क्या आई? पिता गूदड़ पहले ही चले गए, माँ थी, माँ भी जो नाला साफ करते उनको सांप काट लिया, अब वो भी चल बसी। यानी अब कहीं ना कहीं सारा कंडीशन, अब देखिए विपरीत कैसे होता मंगल का। हुआ क्या? जब भूंगी को नहीं बचा पाए, समझे पानी का सांप विषैले ना होगा, इसलिए कुछ गफलत हो गई। जब विप देह में फैल गया और लहरें आने लगी, तब पता चला कि पानी का सांप नहीं, घेवदान सांप था। मंगल अब अनाथ था, दिन भर महेश बाबू के द्वार पर मंडराया करता था। घर में जूठन इतना बचता था कि ऐसे से 10-5 बालक पल सकते थे। ये किसके घर की स्थिति है? ये उस बड़े आदमी की घर की स्थिति है, जिसके घर के बेटे को इनकी माँ ने, यानी इनकी माँ ने मतलब इनके घर के बेटे को, यही बेटे को भूंगी ने, यानी भूंगी जो थी मंगल की माँ, इन्होंने ही तो बचपन में दूध पिलाया था। आज इनका बेटा खुद जो मंगल है, मंगल, ये मंगल भटक रहा है। किसके सामने भटक रहा है? महेश नाथ के घर के सामने वो भटक रहा है। लेकिन उसकी स्थिति क्या है? आप उसकी स्थिति देखिए कि इस पे दया भी नहीं आ रही है। यानी महेश नाथ के घर का परनाला साफ करी थी, महीनों से गलीच जमा था और इस तरीके से हुआ, उसी की वजह से वो मर गए। लेकिन अब जो मंगल है अनाथ है, दिन भर महेश बाबू के द्वार पर मंडरा भी रहा है। घर में जूठन बता रहे कि उस अमीर के घर जूठन इतना बचता था कि चाहती वो इस प्रकार के 10-5 बालकों को खिला सकती थी। उसके घर खाने की कोई कमी नहीं थी।
हाँ, उसे बताया गया कि तब बुरा जरूर लगता था जब उसे मिट्टी के कसोरों में ऊपर से खाना दिया जाता था। सब लोग अच्छे अच्छे बर्तनों में खाते थे, उसके लिए मिट्टी के कसोरे। यानी इसके लिए अभी यहाँ पे जाति की समस्या, यानी इसके लिए सभी को अच्छी अच्छी थाली में मिलती थी। और ये जो बच्चा मंगल था, है ना, ये जाति का भी दंश है, क्योंकि पहले भी आपने महेश बाबू के मुंह से वो सुन चुका था आपने कि भंगी तो भंगी ही होते हैं। वो तो विरोध में उस समय भले ही बोल दी थी भूंगी, लेकिन तब भूंगी बोली थी जब उनके बेटे को दूध पिलाती थी। अभी ऐसी स्थिति नहीं, अभी स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत है। आज क्या है, उसका बेटा खुद अनाथ होके मंगल, जो कि महेश नाथ के घर के सामने भटक रहा है, उनके घर में सब अच्छे बर्तनों में खाना खाते और उसको भेदभाव के साथ मिट्टी के कसोरे में बर्तन दिए जाते हैं, मतलब खाने दिए जाते। यो उसे इस भेदभाव का बिल्कुल तब ज्ञान नहीं था क्योंकि बचपन था, लेकिन गांव के लड़के चिढ़ा चिढ़ा कर उसका अपमान करते थे। कोई उसे अपने साथ खिलाता भी नहीं था, यहाँ तक कि जिस टाट पर वह सोता था वो भी अछूत था। मकान के सामने एक नीम का पेड़ था, इसी के नीचे मंगल का डेरा जमा था। एक फटा सा टाट का टुकड़ा, दो मिट्टी के कसूरे और एक धोती जो सुरेश बाबू की उतारन थी। जाड़ा गर्मी बरसात हर एक मौसम में वह एक जगह एक सी आरामदेह और भाग्य का बली मंगल झुलसती हुई लू, गले हुए जाड़े और मूसलाधार वर्षा में भी जिंदा और पहले से कहीं स्वस्थ था। बस उसका कोई अपना था तो गांव का एक कुत्ता। यानी आज इसकी स्थिति क्या है, अगर मंगल की स्थिति आप देखिए तो मंगल की स्थिति जब हम देखते हैं तो आज मंगल की स्थिति आपको विपरीत दिखती है। कैसे विपरीत दिखती है? आज मंगल जो है सिर्फ एक कह सकते हैं कि आप पेड़ के नीचे है ना, पेड़ के नीचे इसका क्या होता है कि टाट होता है, वहीं पे बैठा होता है और उसके साथ अगर कोई है तो आप मान सकिए कि यहाँ पे उसका कुत्ता है, जो वही कुत्ता साथ दे रहा है। और साथ ही साथ मतलब आप कह सकते हैं कि एक कुत्ता हो गया उसके साथ और ये मंगल है। ये दिन रात यहीं पे मंगल यहीं पे डेरा डाल के बैठा, ना उसे कोई पूछने वाला है ना कोई उसे कुछ कहने वाला है। और इस तरीके से जब वो नीचे बैठता था उस गर्मी में झुलसती हुई, बस उसका कोई अपना लगता तो उसको वही लगता था। कभी उसी टाट पर सोते, तबीयत भी दोनों की एक सी थी और दोनों एक दूसरे के स्वभाव को जान गए थे, कभी आपस में झगड़ा ना होता। गांव के धर्मात्मा लोग बाबू साहब की इस उदारता पर आश्चर्य करते। यानी इसी के नीचे मंगल का डेरा था और वो इस तरीके से बैठता था, झुलसी हुई गर्मी और इन सारी चीजों को सहता भी था। मंगल की तो गांव का एक कुत्ता था जो सहवर्गियों के जुल्म से दुखी होकर मंगल की शरण में आ गया था। दोनों एक साथ खाना खाते, टाट पर सोते, तबीयत भी खराब होती, आपस में मतलब वो रहते ही रहते थे। गांव के धर्मात्मा लोग बाबू साहब की उस उदारता पर आश्चर्य करते। ठीक द्वार के सामने 50 हाथ भी ना होगा, मंगल का पड़ा रहना उन्हें 16 आने धर्म विरुद्ध जान पड़ा। छी, यही हाल रहा तो थोड़े ही दिनों में धर्म का अंत ही समझो। भंगी को भी भगवान ने ही रचा है, या हम भी जानते हैं, उसके साथ हमें किसी तरह का अन्याय नहीं करना चाहिए। यह किसे नहीं मालूम है, भगवान का तो नाम ही पतित पावन है, लेकिन समाज की मर्यादा भी कोई वस्तु है। उस द्वार पर जाते हुए संकोच होता है, गांव के मालिक है तो जान पड़ता ही है, लेकिन बस यही समझ लो कि घृणा होती है। मंगल और टॉमी में गहरी बनती थी। मंगल कहता, देखो भाई टॉमी, जरा और खिसक कर सो, आखिर में कहाँ लेटू, सारा टाट तो तुमने घेर लिया है। टॉमी कुंकू करता, दुम हिलाता और खिसक जाने के बदले और ऊपर चढ़ जाता। यो मंगल का मुंह चाटने लगता। शाम को वह एक बार रोज अपना घर देखने थोड़ी देर रोने जाता था। पहले साल फूस का छप्पर गिर पड़ा, दूसरे साल एक दीवार गिरी और अब केवल आधी आधी दीवारें थी जिनके ऊपर भाग नोकदार हो गई थी। यही उसने स्नेह की संपत्ति मिली थी, वही स्मृति, वही आकर्षण, वही प्यार उसे एक बार उस उजड़ में खींच ले जाती थी और टॉमी सदैव उसके साथ होता था। मंगल नोकदार दीवार पर बैठ जाता और जीवन की बीते हुए आने वाले स्वप्न देखने लगता और बार बार उछलकर उसकी गोद में बैठने की असफल चेष्टा करता। एक दिन कई लड़के खेल रहे थे, मंगल भी पहुंचकर दूर खड़ा हो गया। या तो सुरेश को उस पर दया आई या खेलने वालों की जोड़ी पूरी ना पड़ती थी, कह नहीं सकते। जो कुछ भी हो, तजवीज की कि आज मंगल को भी खेल में शरीक कर लिया गया। यह कौन देखने आता है, क्यों रे मंगल खेलेगा, ये कौन बोल रहा है? यानी ये कह रहा है कि डेली तो इन लोगों ने खेलने में कभी भी नहीं वो किया, लेकिन आज पता नहीं कैसे, अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं आज जब वो खड़ा हुआ आके, आप देखते हैं कि आज ये जो सुरेश है, सुरेश को आज पता नहीं कैसे लगा कि आज जो मंगल आ रहा है
यानी मंगल आया, मंगल की आंखें ऐसी होगी कि यार हमको तो ये लोग कभी नहीं बुलाते, आज मंगल को कह रहे कि ठीक है मंगल आओ और हमारे साथ तुम क्या करो, खेल लो। मंगल हालांकि सोच रहा है कि ये ऐसे कैसे हुआ, लेकिन सुरेश की आप कह सकते हैं इसमें भी कोई चमर चुतरई रही होगी कि जब उन्होंने उसको खेलने के लिए बुलाया, लेकिन जब वो तैयार हुआ, यानी जब वो खेलने के लिए बुलाया गया, तो वो बोला, मंगल बोला ना भैया, कहीं मालिक देख ले तो मेरी चमड़ी उठे, क्योंकि ये सुरेश जो है ना, ये सुरेश जो है महेशनाथ का पुत्र है, ये वही है ना, जिनको करम धर्म बाद में बहुत याद आया जब बचपन में इनके ही पुत्र को पालने के लिए मंगल की माँ ने दूध पिलाए थे, तब इनको धर्म कर्म नहीं याद था। आज ये बच्चा बेचारा घूम रहा है और इनको दया नहीं आ रही। आज वो अगर सुरेश के साथ खेलता जो कि खुद मंगल की माँ का दूध पीकर बड़ा हुआ है, तो वो यहाँ पे अस्पृश्यता का सिद्धांत या छुआछूत का सिद्धांत यहाँ पे आ जा रहा है। ये है विडंबना। इस विडंबना को यहाँ पे कहानी में दिखाने का पूरा प्रयास किया गया है। वो कहता है कि नहीं नहीं आ सकता तुम्हारे साथ खेलने, कहीं मालिक ने देख लिया तो। सुरेश ने कहा तो यहाँ कौन आता है देखने में, चल हम लोग सवार सवार खेलेंगे, तू घोड़ा बनेगा, हम लोग तेरे ऊपर सवारी करेंगे। अब देखिए ये सुरेश की देख लीजिए दिमाग, ये है ना क्योंकि सम्भ्रांत वर्ग का है ना, तो ये क्या करेगा, इससे क्या कह रहा कि तुम क्या बनोगे, तुम क्या बनोगे, तुम बनोगे घोड़ा और हम लोग क्या करेंगे सवारी। ठीक है, हम क्या करेंगे सवारी, क्यों भाई क्यों करेंगे, क्योंकि हम है सम्भ्रांत वर्ग, है ना, और तुम हो क्या निम्न से, और तुमको क्या करना होगा, हम सवारी पे बैठेंगे और तुम नीचे दबे होगे, ऐसी स्थिति। तो क्या हुआ, मंगल ने शंका की, जब उसने कहा तो मंगल ने शंका की, मैं बराबर घोड़ा ही रहूंगा कि सवारी भी करूंगा, या बता दो। यह प्रश्न टेढ़ा था, किसी ने इस पर विचार नहीं किया। सुरेश ने एक क्षण विचार करके कहा, तुझे कौन अपनी पीठ पर बिठाएगा, सोच, आखिर तू भंगी है कि नहीं। यानी एक लड़का है ना, एक लड़का है, इसकी सोच आप देख सकते हैं कि ये इनको बता रहा कि तू तो भंगी है। मतलब इतने छोटे बच्चे को ये कैसे एहसास हो जाता है कि कोई निम्न जाति का है। यानी ये हमारा समाज है जो हमारे बच्चों के मन में जो होता है, छोटे बच्चे होते हैं उनके मन में ये चीजें डाल देता कि हाँ ये निम्न जाति है, ये उच्च। अदरवाइज जो बच्चा होता है, सब कहते हैं कि बच्चे का दिमाग इस तरीके से होता है, वो चीजों को इन तरीकों से सोचता ही नहीं है। यानी वो लगातार देख रहा था अपने पिताजी को, उसके साथ तिरस्कृत भावना के साथ बिहेव किया जा रहा था। उसने भी कहा कि तुम तो निम्न जाति के हो, तुम्हें कौन बैठाएगा, इस तरीके से। अब मंगल भी है, मंगल भी कड़ा हो गया और बोला, मैं कब कहता हूं कि मैं भंगी नहीं हूं, लेकिन तुम्हें मेरी ही माँ ने अपना दूध पिलाकर पाला है। देखिए इस बच्चे को भी पता है, यानी मंगल को भी पता है, मंगल ऐसा नहीं है कि चेतन शून्य है, जिस तरीके से बोला गया है ये चेतनाशील है, ये चेतनाशील बंदा। इसने कहा कि तुम जो आज बोलने के लायक हुए सुरेश को, तुम किस लिए बोलने लायक हो गए हो, क्योंकि जो आज तुम बड़े हुए ना, वो मेरी माता यानी भूंगी जो थी, मेरी माता का दूध पीकर तुम बड़े हुए हो। तुम लोग बड़े चांगड़ हो, आप तो मजे से सवारी करोगे और मैं घोड़ा बना रहूं। सुरेश ने डांट कर कहा, तुझे घोड़ा बनना पड़ेगा और मंगल को पकड़ने दौड़ना। मंगल भागा, सुरेश ने दौड़ाया, मंगल ने कदम और तेज किया, सुरेश ने भी जोर लगाया, मगर वह बहुत खा खा कर थुल हो गया था। मतलब जो सुरेश था वो बहुत मोटा हो गया था, अगर थुलथुल हो गया था और दौड़ने में उसकी सांस फूलने लगती थी। आखिर उसने रुककर कहा, आकर घोड़ा बनो मंगल, नहीं तो कभी पा जाऊंगा तो बुरी तरह पीटूंगा। तुम्हें भी घोड़ा बनना पड़ेगा। अच्छा हम भी बन जाएंगे, तुम पीछे से निकल जाओगे, पहले तुम घोड़ा बन जाओ, मैं सवारी कर लूं, फिर मैं बनूंगा। सुरेश ने सचमुच चकमा देना चाहा था। मंगल का यह मुतालबा सुनकर साथियों से बोला, देखते हो इसकी बदमाशी भंगी है ना। तीनों ने मंगल को घेर लिया और उसे जबरदस्ती घोड़ा बना दिया। सुरेश ने चटपट उसकी पीठ पर आसन जमा लिया और टिक टिक करके बोला, चल घोड़े चल। मंगल कुछ दूर तक तो चला, लेकिन उस बोझ से उसकी कमर टूट जाती। उसने धीरे से पीठ सिकोड़ी और सुरेश की रान के नीचे से सरक गया। सुरेश महोदय लद से गिर पड़े और भोंपू बजाने लगे। माँ ने सुना सुरेश कहीं रो रहा है। सुरेश कहीं रोया तो उनके तेज कानों में जरूर भनक पड़ जाती थी, और उसका रोना भी बिल्कुल निराला होता था, जैसे छोटी लाइन के इंजन की आवाज। मैरी से बोले, देख तो सुरेश कहीं रो रहा है, मुझे तो किसने आंक दिया। कि इतने में सुरेश खुद आंखें मलता हुआ आया। उसे जब रोने का अवसर मिलता था तो माँ के पास फरियाद लेकर आ जाता था। माँ मिठाई या मेवे देकर आंसू पोंछ देती थी। आप थे तो 8 साल के, मगर थे बिल्कुल गांवटी। हद से ज्यादा प्यार ने उसकी बुद्धि के साथ वही किया था जो हद से ज्यादा भोजन ने उसकी देह के साथ किया था। माँ ने पूछा, क्यों रोता है, सुरेश किसने मार दिया। सुरेश ने रोकर कहा, मंगल ने छू दिया।
माँ को विश्वास नहीं आया। मंगल इतना निरीह था कि उससे किसी तरह की शरारत की शंका नहीं थी, लेकिन जब सुरेश कस्में खाने लगा तो विश्वास करना लाजिम हो गया। मंगल को बुलाकर डांटा, क्यों रे मंगल, अब तुझे बदमाशी सूझने लगी? मैंने तुझसे कहा था सुरेश को कभी मत छूना, याद है कि नहीं? बोला। मंगल ने दबी आवाज से कहा, याद क्यों नहीं है? तो फिर तूने उसे क्यों छुआ? मैंने नहीं छुआ। तूने नहीं छुआ तो वो रोता क्यों है? गिर पड़े, इससे रोने लगी। चोरी और सीना चोरी? देवी जी दांत पीस कर रहेगी, मारती तो उसी दम उसकी हालत खराब हो जाती। छड़ी तो हाथ में लेनी ही पड़ती, और छूत का विद्युत प्रवाह। अब यहाँ पे फिर यही विडंबना दिखाई गई कि अगर उनकी वो जो आप कह सकते कि मालकिन, अगर वो मारती उसको ना, तो यहाँ पे इतने अच्छे लहजों में लिखा गया। आप देखिए कि आंचलिकता का पुट, या आप कह सकते कि भाषाई स्तर पे ना प्रेमचंद जी को जो कहना होता है उसी लहजे में कहते। इन्होंने कहा कि छुआछूत का विद्युत स्पर्श है ना, यानी करंट का प्रवाह हो जाता। अगर वो छू देती तो विद्युत स्पर्श हो जाता, ये स्थिति हो जाती। फिर ये कैसे कर सकती थी, यानी विद्युत का स्पर्श कैसे लगा सकती थी? फिर जो इस द्वार पर तेरी सूरत नजर आई तो खूनी पी जाऊंगी। मुफ्त की रोटियां खा खा कर शरारत सूझती है तुझे? मंगल में गैरत तो क्या थी, हाँ डर था। चुपके से अपने सकोरे उठाए, टाट का टुकड़ा बगल में दबाया, धोती कंधे पर रखी और रोता हुआ वहां से चल पड़ा। अब वह कभी नहीं आएगा, यही तो होगा कि भूखों मर जाएगा, क्या हरज है? इस तरह जीने से फायदा ही क्या? गांव में उसके लिए कहूं, मतलब वो कह रहे कि गांव में इसके लिए और कहीं ठिकाना था। भंगी को कौन पना देता? उसी खंडगर की ओर चल पड़ा जहां भले दिनों की स्मृतियां उसके आंसू पोंछ सकती थी। खूब फूट फूट कर उधर रोया। उसी क्षण टॉमी भी उससे ढूंढता हुआ पहुंचा और दोनों फिर अपनी व्यथा भूल गए। लेकिन जो जो दिन का प्रकाश क्षीण होता जा, मंगल की ग्लानि भी बढ़ती जाती। बचपन को बेचैन करने वाली भूख देह का रक्त पी पीकर और भी बलवान होती जाती। आंखें बार बार कसोरों की ओर उठ जाती। वहां अब तक सुरेश की जूठी मिठाइयां मिल गई होती। यह क्या दुल्फाके? उसने टॉमी से सलाह की, खाओगे क्या टॉमी? मैं तो भूखा लेटा रहूंगा, टॉमी ने कूकू कर शायद कहा। इस तरह का अपमान तो जिंदगी भर सहना है। ये हिम्मत हारोगे तो कैसे काम चलेगा? मुझे देखो, ना कभी किसी से डंडा मारा, चिल्लाया उठाया, फिर जरा देर बाद दुम हिलाता हुआ पहुंच जाता हूँ। हम तुम दोनों इसलिए बने हैं भाई। यानी एक कुत्ते से ये टॉमी से कहलवाया जा रहा है कि एक भंगी भी है, एक पशु के समान उसके साथ बिहेव हो रहा है। और वो कहा जा रहा है कि कुत्ते के समान ही ये जो निम्न जाति के थे उनको उनके साथ जोड़ के दिखाया। क्यों? क्योंकि मनुष्य पशुता के तरीके से व्यवहार कर रहा है मनुष्य से। क्यों? क्योंकि निम्न जाति का है। उससे ज्यादा तो आप कह सकते हैं कि अपने पपेट को बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। यानी इस सेंटेंस में ही लिख दिया है कि वो कुत्ता खुद उसको समझाने की कोशिश करता है। ये यूं कहें आपकी मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने ही मुंह से ये बयां किया है कि हम और तुम दोनों, यानी वो टॉमी कहता है कि हम और तुम दोनों इसीलिए बने हैं। मंगल ने कहा तो तुम सो जाओ, जो कुछ मिले खा लो, मेरी परवाह मत करो। टॉमी ने अपनी स्वान भाषा में कहा, अकेला नहीं जाता, तुम्हें साथ लेकर चलूंगा। मैं नहीं जाता तो मैं भी नहीं जाता। भूखों मर जाओगे तो क्या तुम जीते रहोगे? मेरा कौन बैठा है जो रोएगा? यहाँ भी वही हाल है भाई। कुआर में जिस कुतिया से प्रेम किया था उसने बेवफाई की और अब कुल्लू के साथ है। खैरियत हुई कि अपने बच्चे लेती गई, नहीं तो मेरी जान गड़े में पड़ जाती। 5-5 बच्चों को कौन पालता? एक क्षण के बाद भूख ने एक दूसरी युक्ति सोच निकाली। मालकिन हमें खोज रही होंगी क्या टॉमी? और क्या, बाबूजी और सुरेश खा चुके होंगे। कहार ने उनकी थाली से जूठन निकाल लिया होगा और हमें पुकार रहे होंगे। बाबूजी और सुरेश दोनों की थालियों में घी, वो कहते कि बाबूजी और जो सुरेश थे दोनों की थालियों में घी खूब रहता है, और वह मीठी मीठी चीजें, हाँ मलाई, सब का सब घूरे पर डाल दिया जाएगा। देखो, हमें खोजने कोई आता है कि नहीं? खोजने कौन आएगा? क्या कोई पुरोहित है? एक बार मंगल मंगल होगा और बस थाली पन्नाले में उड़ेल दी जाएगी। अच्छा तो चलो चले, मगर मैं छिपा रहूंगा। अगर किसी ने मेरा नाम लेकर ना पुकारा तो मैं लौट आऊंगा, ये समझ लेना। ऐसा दोनों बात करके वहां पे द्वार पे पहुंचते हैं। अच्छा तो चलो चले, मगर मैं छिपा रहूंगा अगर किसी ने मेरा नाम लिया। दोनों वहां से निकले और आकर महेशनाथ के द्वार पर अंधेरे में दबक कर खड़े हो गए। मगर टॉमी को सब्र का, वह धीरे से अंदर घुस गया। देखा महेशनाथ और सुरेश थाली पर बैठ गए हैं। बरोठी में धीरे से बैठ गया, मगर डर रहा था कि कोई डंडा ना मार दे। नौकर में बातचीत हो रही थी। एक ने कहा, आज मंगलवा नहीं दिखाई देता, मालकिन ने डांटा था, इससे भागा है शायद। दूसरे ने जवाब दिया, अच्छा हुआ निकाल दिया गया, सवेरे सवेरे भंगी का मुंह देखना अच्छा नहीं लगता।
मंगल और अंधेरे में खिसक गया, आशा गहरे जल में डूब गई, महेशनाथ ने थाली से उठ गए, जो मतलब वो खाते हैं वो भी उठ गए, नौकर हाथ धुला रहा था, अब हुक्का पिएंगे और सोएंगे। सुरेश अपनी माँ के पास बैठा कोई कहानी सुनता सुनता सो जाएगा। गरीब मंगल को किसे चिंता है, इतनी देर हो गई किसी ने भूल से भी नहीं पुकारा। कुछ देर तक वह निराश सा वहां खड़ा रहा, फिर एक लंबी सांस खींचकर जाना ही चाहता था कि कहार पत्तल में थाली का जूठन ले जाता नजर आया। मंगल अंधेरे से निकलकर प्रकाश में आ गया। अब मन को वो कैसे रोके। कहार ने कहा, अरे तू यहाँ था, हमने समझा कि तू कहीं चला गया, ले खा ले। यानी उसके लिए वो कहार जो थे वो कहते कि ले खा ले। मंगल ने दीनता से कहा, मैं तो बड़ी देर से यहाँ खड़ा था। तो बोला क्यों नहीं? मारे डर के। अच्छा ले खा ले। उसने पत्तल को ऊपर उठाकर मंगल के फैले हुए हाथों में डाल दिया। मंगल ने उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जिसमें दीन कृतज्ञता भरी हुई थी। टॉमी भी अंदर से निकल आया था। दोनों वही नीम के नीचे पत्तल में खाने लगे। या लात की मारी हुई रोटियां भी नहीं मिलती तो क्या करते। टॉमी ने दुम हिला दी। सुरेश को अम्मा ने पाला था। टॉमी ने फिर दुम हिलाई। लोग कहते हैं कि दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता, और मुझे दूध का दाम यहाँ मिल रहा है। टॉमी ने फिर दुम हिलाई। यानी लास्ट के सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने ये कहलवा दिया कि दूध का दाम जो होता है ना वो कोई नहीं चुका सकता। ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं कि दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता, लेकिन जो बंदा सामने खा रहा है और जिस तरीके से उनके माता के साथ वादे किए गए थे, वो वादा कि जो मालकिन है उसको ये भी याद नहीं है, अपना पुत्र याद है लेकिन मंगल नहीं याद है। और ये लोग आज क्या कर रहे हैं, ये लोग छुआछूत से वो कर रहे हैं। ये इनकी समाज की एक विडंबना है कि स्वार्थ परकता कहाँ तक इन लोगों के अंदर है, कि आज वो सामने खड़ा है और उसको ही कहना पड़ रहा है। वो बच्चा जान रहा है कि उसकी माँ, यानी उसकी माँ ने, उस माँ ने सुरेश को पाला था, लेकिन आज क्या है, उनका ही सुरेश बढ़ रहा है और ये मंगल अकेले ही एक रोटी के लिए तरस रहा है। वो तो अच्छी बात है कि और कोई था जो उस पे दया दिखा रहा था और दया दिखाने के साथ उसे दे रहा था। और उसमें से आपने देखा कि फिर पांडित्यपूर्ण बातें करने के लिए शास्त्री महोदय आ जाते और वो बताते कि धर्मार्थ काम क्या है, भंगी तो भंगी ही होते हैं। और वो समय अलग था जब दूध पिलाने के लिए आप कहते थे, आज का समय भिन्न है। यानी कि जब समय था तब आपको छुआछूत की नहीं पड़ी थी, आपका धर्म कर्म कुछ और कहता। और आपने एक बात और भी देखी, मध्यम वर्गीय, कि बड़े लोगों के लिए कोई समस्या नहीं, वो कुछ भी करे, पर मध्य वर्गीय के लिए धर्म कर्म सब कुछ बहुत बड़ी चीजें होती हैं। ये भी मध्य वर्गीय समाज की जो विडंबनाएं हैं, सामाजिक जो विषमता की खाई है, उनको मुंशी प्रेमचंद जी ने यहाँ पे पूरी तरीके से दिखाने का प्रयास किया है। और जिस तरीके से दूध का दाम कहानी का शीर्षक है, तो नाम से काम भी समझ में आ गया कि एक माता ने जो पाल पोस के अपने दूध से सामने के बच्चे को बड़ा करती, वो स्वार्थ प्लस धर्म और कई चीजें उसके आड़े आती है, और वही बच्चा फिर अनाथ के रूप में झेलता है, प्लस निम्न जाति होने की जो त्रासदी होती है उसमें वो लगातार पतित होता है, अंदर से कुंठित होता है, और सामाजिक दोषारोपण भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि समाज ऐसा बना ही है। शास्त्री जी खुद आके समझा रहे, अगर कोई व्यक्ति बदलना भी चाहे ना, तो हमारे यहाँ के जो एक वर्ग है ना सम्राट, वो आके खुद समझा के चला जाता है। ये सामाजिक विडंबना है। तो देखिए कई चीजें, आप कहानी को कई एंगल से देखेंगे तो इसमें बहुत डिफरेंट एंगल दिखाने की कोशिश की गई है। फिलहाल अभी कहानी चलती रहेगी, और आप लोगों को अगर कुछ भी जानकारी से संबंधित या इससे डिस्कशन संबंधित कोई भी जानकारी हो, तो आप हिंदी आवर करके प्राइड है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, और आप यहाँ पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में उधर आप अपना लगातार इससे डिस्कशन भी कर सकते हैं कि जो भी रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह नहीं आते। तो फिलहाल ये कहानी से ज़्यादा हम इस कलेवर में इसको सुनाते कि हमें अपना क्वेश्चन इससे सॉल्व करना है। ठीक है, धन्यवाद।